जय शिव शंकर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भूतिया संडे। ये मेरी 5वीं कहानी है। कहानी में किसी भी तरह से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही हॉरर और हॉन्टेड स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल भूतिया संडे को सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ स्टार्ट द स्टोरी। शर्लिन शर्लिन एक बहुत ही मेहनती और टैलेंटेड ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की थी। शर्लिन एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और अपने काम को लेके हमेशा सीरियस रहती थी। कभी भी कोई एक्सक्यूज़ेस नहीं करती थी कि मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी या मेरे बस की नहीं है। हमेशा अपने काम को करने में वो पूरी मेहनत करती थी और बहुत जल्दी सीखने वाली और बहुत जल्दी काम को कंप्लीट करने वाली लड़की थी। शर्लिन अपने ऑफिस में सबसे टैलेंटेड कहलाती थी। शर्लिन को 2 साल में 3 बार प्रमोशंस मिले थे। 2 साल में 3 बार प्रमोशन मिले थे शर्लिन के काम को देखते हुए। ऑफिस के डायरेक्टर्स, एचआर, मैनेजर, बॉस एक्सेट्रा ये सभी लोग शर्लिन से बहुत खुश रहते थे, बहुत ज़्यादा खुश रहते थे। शर्लिन की ही टीम में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम था कल्पना। कल्पना को ऑफिस ज्वाइन किए हुए सिर्फ 4 to 5 मंथ्स हुए थे और अपने काम को लेके वो कभी सीरियस नहीं रहती थी, हमेशा एक्सक्यूज़ेस देती थी और कभी ये भी नहीं सोचती थी कि अगर मैं ख़राब कर रही हूँ काम तो मेरी टीम का नाम ख़राब होगा। सिर्फ अपने ज़िंदगी में वो खोई रहती थी। उसका था सिर्फ मुझे पैसे मिलने चाहिए और कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं था उसको काम से। इस चीज़ को लेके शर्लिन काफ़ी परेशान रहती थी कि हमेशा वो कभी काम नहीं करती टाइम पे और उसके हिस्से का काम दूसरों को करना पड़ता है या मुझे करना पड़ता है। और सिर्फ सैलरी लेने के टाइम पे आती और सैलरी में अगर कुछ कट होता तो उसके लिए वो पूरे ऑफिस को अपने सर पे बिठा देती। पूरे ऑफिस में हंगामा कर देती, क्यों कट रही है, कैसे कट रही है। कभी टाइम पे ऑफिस आना ना, टाइम से पहले चले जाना और कभी भी बिना बताए छुट्टी ले लेना। इस चीज़ को लेके बहुत परेशान थी शर्लिन, मगर कभी शिकायत नहीं करती थी किसी से कि कल्पना के चक्कर में या कल्पना की वजह से मेरे काम में देरी हो रही है, मैं उसको अपनी टीम में नहीं रखूँगी। वो चाहती थी कि कल्पना अच्छे से काम सीख ले और वो अच्छे से काम करे, मगर कल्पना ऐसा नहीं चाहती थी। वो सीखना ही नहीं चाहती थी कुछ। और साथ ही साथ कल्पना शर्लिन से बहुत ज़्यादा जलती थी, बहुत ही ज़्यादा, हद से पार। कभी भी शर्लिन से सीधे मुँह बात नहीं करती थी, हमेशा गुस्से में, एटीट्यूड में, एग्रेसिव होकर उससे बात करती थी। उसकी ये जलन कुछ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो शर्लिन से ऑफिस में एक दिन बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा कर लेती है। पूरा ऑफिस स्टाफ एक जगह आके सब देखने लगते हैं कि हुआ क्या। शर्लिन बेचारी चुपचाप उसको शांत कर रही है, मगर वो सिर्फ बोले जा रही है, बोले जा रही है, बोले जा रही है। किसी को भी ये नहीं पता कि झगड़ा हुआ किस बात पे। इनफैक्ट उनकी टीम को ही नहीं पता कि झगड़ा हुआ किस बात पे। ऑफिस का टाइम ख़त्म होता है। शर्लिन अपनी गाड़ी लेके बिना किसी से कुछ कहे अपने घर चली जाती है। सब कोई कल्पना से पूछते हैं कि हुआ क्या, मतलब किस बात पे तुम्हारी बहस हो गई। कल्पना भी किसी को कुछ नहीं बोलती है, बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है। अब एकदम सोचती है कि अब मैं शर्लिन से बात नहीं करूँगी और ऑफिस में बात करूँगी कि मुझे किसी और टीम का मेंबर बनाया जाए, मैं शर्लिन के साथ काम नहीं कर सकती। सब ऑफिस से चले जाते हैं। कल्पना का घर ऑफिस से काफ़ी दूर था। कल्पना के पास कोई गाड़ी नहीं थी अपनी, वो बस से ट्रैवल करती थी। कल्पना अपने घर जा रही थी और बस से उतरने के बाद वो थोड़ी दूर पैदल जा रही थी। उसको थोड़ी दूर में ही एक बाबा मिलते हैं और कल्पना का चेहरा देखते हैं और कल्पना को बोलते हैं रुको, और सब बताते हैं कि तुम्हारे साथ आज ऐसा हुआ, तुमने इस लड़की के साथ तुम जलती हो, उसका नाम ये है, सब कुछ A to Z उसको सब बताते हैं। कल्पना पूछती है आपको कैसे पता ये सब, मतलब मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया है इस चीज़ में। कल्पना बोलती है ये जो बाबा थे वो बोलते हैं मुझको सब पता है, तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं लोगों को देख करके उनके दिल का हाल बता देता हूँ और अगर तुम इससे छुटकारा पाना चाहती हो। शर्लिन
जैसे कांटे को अपनी ज़िंदगी से अलग करना चाहती हो। और मुझ पे अगर विश्वास है तुमको तो आज रात पुराने शमशान घाट की ओर आ जाना, शमशान घाट के बाहर आ जाना। ऐसा बोल के और बाबा वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। कल्पना एकदम सोचती रहती है ये क्या था, मतलब उन्होंने मुझको ऐसे बोला विश्वास है तो आ जाना, वो शर्लिन को कैसे हटा सकते हैं मेरे रास्ते से। ये सब सोचते सोचते अपने घर पहुँच जाती है कल्पना। उसके बाद जब अपने घर वो चली जाती है, मतलब वो डिनर करती है अपना और सोचती है यार मैं जाऊँ ना जाऊँ। बाबा ने शर्लिन को इशारे में कहा था रात 12 बजे आना। शर्लिन बोलती है और इशारे में क्यों कह के गए थे कि रात 12 बजे आना। और ये सोच सोच के बस शर्लिन का दिमाग सिर्फ इन्हीं सब चीज़ों में चल रहा है। हाउ वाई कैसे, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, कोई बाबा ऐसे मुझसे बोल के गए। शर्लिन को पहले तो यकीन नहीं हो रहा है, मगर अब शर्लिन रात के 11:39 पे अपने घर से निकलती है बिना अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करे। चुपचाप अपने घर से बाहर निकलती है और पुराने शमशान घाट की ओर चली जाती है। अपने आप को एक शॉल से कवर कर लेती ताकि उसको कोई पहचाने ना कि उतनी रात में कहाँ जा रही है। फटाफट जल्दी जल्दी चुपचाप पुराने शमशान की ओर जाती है और बाहर खड़े होकर इंतज़ार देखती है कि वो बाबा किधर हैं। वो सोचती है कि अंदर होंगे बाबा। इतने में ही बाबा उसके पास आते हैं सामने कि आ गई तुम, मुझको यकीन था कि तुम आओगी। शर्लिन बोलती है आना तो था ही मुझे, आपने इतना कुछ बताया जो, तो विश्वास तो होना ही था आपके ऊपर। जैसे ही शर्लिन ये बोलती है, बाबा बोलते हैं कि अगर तुम चाहती हो कि शर्लिन तुम्हारे रास्ते का कांटा चले जाए, हट जाए, तो तुम्हें शर्लिन के ऊपर एक तांत्रिक क्रिया करवानी होगी। उसमें थोड़ा सा सामान चाहिए होगा, तुम्हारा कुछ खर्चा आ सकता है। कल्पना बोलती है कोई नहीं, शर्लिन के लिए, शर्लिन को अपने रास्ते से हटाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ उससे, और सबसे पहले तो मुझे उसकी इमेज ख़राब करनी है सबके आगे। बाबा बोलते हैं ठीक है, मगर तुमको भी मेरी मदद करनी होगी एक। फिर बोलते हैं कैसे, ताकि कल जो तांत्रिक क्रिया जो कल होगी। कल्पना बोलती है कल, बोलती है हाँ। बोलते हैं बाबा हाँ कल होगी ये क्रिया। कल बहुत काली रात है, शैतान अपनी चरम सीमा, शैतानी ताकतें और शैतान की ताकत अपनी चरम सीमा पे होगा, और इसलिए हमें ये क्रिया कल ही करनी होगी। कल्पना बोलती है ठीक है मैं तैयार हूँ, क्या क्या करना होगा। बाबा बोलते हैं अगर तुम चाहती हो कि शर्लिन तुम्हारे रास्ते से हट जाए, तो शर्लिन का शरीर का कोई बाल या कोई ऐसा कपड़ा जो शर्लिन ने तुरंत इस्तेमाल किया हो और उसको धोया ना हो, ये लेके आना। साथ में कुछ और सामग्री भी है, जैसे मांस, शराब, मिठाई, फूल, सिंदूर, इत्र की बोतल और परफ्यूम आदि। ये सब सामान तुम लेके आना रात ठीक 1 बजे, और हम तुम्हारे रास्ते से शर्लिन को हटाने की क्रिया शुरू करेंगे। बिना किसी को बताए चुपचाप आना, और इसमें से कोई भी सामान छूटना नहीं चाहिए। और थोड़ी बहुत चीज़ें मेरे पास हैं। शर्लिन ये सुन के अपने घर की ओर जाती है, तैसी रुकती है, मतलब 2-3 कदम आगे बढ़ाती है, फिर रुकती है। बोलती बाबा एक बात बताओ, आप मेरी मदद करने के लिए क्यों तैयार हो, वो भी अचानक से, कि आपको कोई लड़की रास्ते में चलते हुए दिख रही है, आपने उससे ये सब कहा, और फिर आप मेरे फ़ायदे के लिए ऐसा कर रहे हो, इसमें आपका क्या फ़ायदा है? ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा आपका। बाबा बोलते हैं हाँ इसमें मेरा बहुत फ़ायदा है। मुझे एक ज़िंदा लड़की की आत्मा को कैद करना है, अपने कब्ज़े में करना है, ताकि मैं अपनी हर इच्छा को उससे पूरी कर सकूं। जैसे मुझे जो भी क्रियाएं करनी हो वो मैं उस लड़की की आत्मा के द्वारा कर सकूं।
या किसी का कोई काम करवाना हो, उससे मुझे पैसे मिल जाएं और उस आत्मा के द्वारा मैं वो काम करवा लूँ। कल्पना बोलती है अच्छा बाबा। बाबा बोलते हैं क्या तुम अभी नहीं करोगी? कल्पना बोलती है नहीं नहीं, मैं करूँगी बाबा, ज़रूर करूँगी। इसमें मेरा भी बहुत फ़ायदा है। फिर शर्लिन को ख़त्म करने के इरादे से, मतलब उसको एकदम डिस्ट्रॉय करने के इरादे से अपने घर की ओर मुस्कुराते हुए कल्पना चली जाती है। अगले दिन ऑफिस में सब एक साथ मीटिंग होती है, टीम मीटिंग, जिसमें शर्लिन कल्पना एक दूसरे से बात करते हैं। कल्पना बोलती है सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपसे कल ऐसे बात करी, सॉरी फॉर दिस, क्या आप मुझे माफ़ कर देंगी? शर्लिन बोलती है क्यों नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है अक्सर। मगर शर्लिन को क्या पता कि ये सॉरी किसी और ही इरादे के लिए था। अचानक से शाम के टाइम में मीटिंग के बाद जब जब सब अपने घर जाते हैं, कल्पना शर्लिन के कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है मैम क्या आप मुझे बस स्टैंड तक ड्रॉप कर सकती हैं अपनी स्कूटी पे? शर्लिन बोलती है सीरियसली, मतलब आज मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि चलो मैं तुमको वहाँ तक छोड़ दूँ या ड्रॉप कर दूँ, तुमने हमेशा मना कर दिया है। कल्पना बोलती है मैम वो सब मेरी बेवकूफ़ी थी, नादानी थी, मगर सॉरी, आप मुझको क्या कर सकती हैं? बोलती हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, चलो आओ बैठ जाओ मेरे साथ। शर्लिन आगे बैठ के अपनी स्कूटी को ड्राइव करती है। शर्लिन ने अपने बालों को खोला हुआ था और हेलमेट पहन रखी थी, हेलमेट पहना था और बालों को खोल रखा था। कल्पना चुपचाप उसके बाल को काट के अपने वॉलेट पर्स में रख लेती है और स्टैंड पे उतर जाती है। शर्लिन बोलती है कल्पना बोलती है थैंक यू मैम। शर्लिन बोलती है इट्स ओके, कोई नहीं, बाय, हैव अ नाइस, कल मिलते हैं। बोलती है ओके मैम, कल ज़रूर मिलेंगे हम, हो सकता है क्या पता कल हम मिल जाएं या ना मिलें। तो शर्लिन बोलती है ऐसा क्यों बोला ना मिलें? मैम क्या पता अगर मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए तो मैं छुट्टी कर लूँ, आप तो मेरी आदत जानती हैं। बोलती हैं तुम नहीं सुधरोगी छुट्टी के मामले में। बोलती है मैम इतनी जल्दी कहाँ जाती हैं आदतें? तो बोलती है ठीक है जैसे तुमको ठीक लगे, मैं चलती हूँ। शर्लिन अपने घर ही चली जाती है। कल्पना अपने घर पे बोलती है कि आज मैं अपनी दोस्त के घर जा रही हूँ, कुछ काम है और मैं आज रात वहीं रुकूँगी। ये बोल के सब सामान को इकट्ठा करके लेके और चुपचाप रात में, और किसी दोस्त के घर पे नहीं गई थी, वो सामान खरीद के एक पार्क में बैठी हुई थी और फिर 1 बजे शमशान घाट के बाहर गेट पर पहुंच जाती है। बाबा आते हैं, बोलते हैं हमें अंदर चलना होगा। कल्पना बोलती क्या मैं जा सकती हूँ? कहते हैं कि शमशान घाट में औरतों का, लड़कियों का जाना वर्जित है। बोलती है इस प्रक्रिया में तुम चल सकती हो, तुम जा सकती हो, चलो। शमशान घाट में जाते हैं। जो चिता अभी जल्दी ही हाल उसी दिन जली थी, उस चिता के सामने दोनों बैठते हैं, एक घेरा बनाते हैं उस चिता के जस्ट सामने, जहाँ पे उसका सर होता है चिता का, उसके सामने जब बॉडी का सर होता है जहाँ जलाया जाता है, उसका सर जो होता है वहाँ पे, उसी के सामने जस्ट एक घेरा बनाते हैं, मंत्रों के साथ बाबा बनाते हैं और वहाँ बैठते हैं। बोलते हैं आज की तांत्रिक क्रिया मैं करने जा रहा हूँ शर्लिन नाम की लड़की के लिए, और करवाने वाली कल्पना है। कल्पना बोलती है इससे मुझको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? बोलती है नहीं नहीं तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बाबा बोलते हैं नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अपनी क्रिया शुरू करते हैं। चिता की आग में मांस, मदिरा, जो भी सब कुछ था, उन सब चीज़ों को चिता की आग में डाला जाता है, और जो चिता की आग में डाला जाता है और शर्लिन के जो बाल होते हैं जिसको काट के लेके आई थी कल्पना, उस बाल को चिता में फेंका जाता है, और जो परफ्यूम की बोतल थी उसको खोल के और चिता की राख, थोड़ी सी राख उस परफ्यूम में मिलाई जाती है।
और ढक्कन बंद करके वापस उसको वैसे ही पैक किया जाता है। शर्लिन, बाबा कहते हैं कि ये परफ्यूम शर्लिन को लगाना होगा, चाहे एक बार शर्लिन के ऊपर चाहे इसकी एक बूंद भी बस चली जानी चाहिए। इसमें इस चिता की राख है और जिस व्यक्ति को जलाया गया है उसकी आत्मा शर्लिन को 3 दिन के अंदर एकदम ख़त्म कर देगी। परफ्यूम उसके ऊपर जाते ही धीरे धीरे उसका शरीर एकदम ख़त्म होने लगेगा, हड्डियाँ गलेंगी, मांस गल के ख़राब होने लगेगा और शर्लिन 3 दिन में एकदम ख़त्म और उसकी आत्मा मेरे कब्ज़े में होगी। इतना ध्यान रखना कि जब शर्लिन का दाह संस्कार हो तो उसके ऊपर तुलसी और गंगा जल ये डाला ना जाए, नहीं तो उसकी आत्मा मेरे पास नहीं आ पाएगी, उसे मोक्ष मिल जाएगा। कल्पना बोलती ये मैं कैसे रोक सकती हूँ, कहा कि तुमको करना होगा अगर तुम चाहती हो, नहीं तो फिर इस चिता में जो जल रहा है ये तुमको नहीं छोड़ेगा। कल्पना बोलती है ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी। बाबा कहते कोशिश नहीं, मुझे परिणाम चाहिए होगा और ये करना, ठीक है। सुबह के 5 बजने वाले हैं, तुम शमशान से चली जाओ। और दोनों अपनी अपनी जगह उठ के तुरंत चले जाते हैं वहाँ से। अगले दिन ऑफिस में कल्पना अपने घर सुबह जाती है। उसकी माँ बोलती कहाँ थी तू पूरी रात तक? कि अपने दोस्त के साथ थी, ऐसे ऐसे है माँ, अब मैं तैयार थोड़ी देर सोऊंगी और तैयार होकर फिर ऑफिस जाना है मुझको। फिर बोलती है ठीक है, नाश्ता क्या करना है? कहा कि कुछ भी बना दो मेरे पसंद का अच्छा सा। और बहुत खुश होती है। सुबह तैयार वैयार होकर ऑफिस जाती है और फिर से शर्लिन दोनों एक साथ बात करते हैं कि मैम आप मुझे प्लीज़ मेरे काम को बताइए, मुझे क्या करना है और मैं उसको अच्छे से करने की कोशिश करूँगी, प्लीज़ मुझे आप सिखाइए भी। इस चीज़ को देख के शर्लिन बहुत खुश होती है। मगर कुछ लोगों के मन में ये खटक रहा होता है कि ऐसे कैसे एक दिन में ये इतनी ज़्यादा बदल गई। एक दिन भी नहीं, एक रात में। पहले तो उसने झगड़ा किया और अगले दिन इतनी खुश है इनके साथ। सब कहते हैं चलो कोई नहीं, ये उन दोनों की बात है, वो दोनों देखेंगे। शर्लिन बोलती है मैम ये नया परफ्यूम लिया मैंने, आप बताइए ना कैसा है ये। और शर्लिन के ऊपर उस परफ्यूम को डाल देती है। शर्लिन बोलती बहुत अच्छा है, नाइस फ्रेगरेंस। और उसी वक्त से शर्लिन का बुरा समय शुरू हो जाता है। शर्लिन अचानक से बहुत वीक, बहुत टाइट, ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई है, मतलब उसकी बॉडी के ऊपर कोई है। और बहुत परेशान हो जाती है शर्लिन इस चीज़ के लिए लेके कि तब अचानक से कैसे, मैं सुबह तो एकदम फिट एंड फाइन थी। शर्लिन को चक्कर आना, बॉडी पे भारी वेट एकदम महसूस होना, सिर्फ बैठे रहना और ऐसा लग रहा है कि उसका शरीर धीरे धीरे मतलब अंदर से उसकी बॉडी जवाब दे दी है कि अब मैं बैठ या खड़ी नहीं हो सकती, मुझे बिस्तर चाहिए। इस चीज़ को देख के शर्लिन को घर भेज दिया जाता है। ऑफिस के उसके स्टाफ के ऑफिस में से किसी स्टाफ को उसके साथ भेजा जाता है और कैसे भी करके उसको पहुंचाया जाता है उसके घर। उसके घर पे डॉक्टर को बुलाया जाता है, सब कुछ ये हो जाता हैगा। डॉक्टर भी आते हैं, चेक करते हैं उसके घर पे, सब कुछ मतलब सब कुछ चेक वगैरह हो जाता है, मगर कुछ पता नहीं चलता है क्या हुआ। कहते हैं ये अचानक से कैसे हो सकता हैगा। पूरा दिन बीत जाता है और शर्लिन एकदम से खोखली पड़ जाती है। उसका शरीर एकदम से काला, आँखों समझो आँख एकदम गड्ढे में चली गई, ख़त्म ही हो गई उसकी आँखें। बाल उसके अपने आप झड़ रहे हैं, मतलब सर से अपने आप गिर जा रहे हैं। बहुत अजीबो-गरीब सी हो रही है और शर्लिन को बस ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई है जो उसके शरीर को खा रहा है। शर्लिन को ऐसा लगता है। वो मन ही मन में से सोचती रहती है मगर किसी से बोल नहीं पाती, उसके अंदर हिम्मत ही नहीं होती है। दूसरा दिन था। शर्लिन का शरीर, उसकी फैमिली उसको देख के बहुत परेशान थे। शर्लिन के घर के सामने ही एक दुर्गा माँ का मंदिर था, दुर्गा मंदिर। वहाँ के जो बाबा थे वो बहुत जानकार थे, बहुत अच्छे थे। उन्होंने दुर्गा सप्तशती को बहुत अच्छे से कंठस्थ याद थे, मतलब बहुत ज़्यादा जानकार या बहुत इंटेलिजेंट बाबा कह सको, बहुत अच्छे थे। शर्लिन की माँ ने बाबा को बुलाया कि बाबा ऐसी ऐसी बात है
एक बार आप मेरी बेटी को देखिए, क्या हुआ, डॉक्टर्स ऐसे ऐसे बता रहे हैं। बाबा बोलते हैं ठीक है, शाम की आरती के बाद मैं शर्लिन को देखने के लिए आपके घर आता हूँ। शाम को आरती माँ दुर्गा की करके शर्लिन को देखने के लिए बाबा आते हैं, और जैसे ही शर्लिन को देखते वो अचानक से एकदम चौंक जाते कि ऐसे कैसे कोई हो सकता है। फिर बाबा बोलते हैं कि मुझे अंतर ध्यान होना पड़ेगा ताकि मैं जान सकूं कि शर्लिन के साथ ऐसी क्या बाधा है कि जो ऐसे हो रहा है। बाबा अंतर ध्यान होकर वहीं बैठ के अपना आसन लगा के बैठते हैं, हाथ में गंगा जल लेके उस फटिक की माला लेके माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करते हैं। उसके बाद बताते हैं बाबा, उनको पता चलता है कि शर्लिन के साथ क्या हुआ है, किसने कुछ किया है, तंत्र विद्या है या तंत्र क्रिया है, ये सब बाबा बताते हैं और बोलते हैं कि अब इसका कोई उपाय नहीं है, आज दूसरा दिन बीत चुका है, अब हम क्या कर सकते हैं। शर्लिन की माँ बोलती है बाबा कैसे भी करके मेरी बेटी को बचा लो, कुछ भी करके। बाबा बोलते हैं एक तरीका हो सकता है शायद जिससे शर्लिन ठीक हो जाए। इस तरीक़ों को मैंने कभी आजमाया तो नहीं है, सिर्फ कुछ बाबाओं से, कुछ महंतों से मैंने इसके बारे में सुना है। बोला क्या कि हमें शर्लिन को दुर्गा मंदिर में माँ के सामने लिटा के चंडी यज्ञ करना होगा, साथ ही साथ दुर्गा सप्तशती के 11 पाठ करके उसका पुण्य शर्लिन को दिया जाएगा, और चंडी यज्ञ करके उस प्रेत को, जो भी उसके शरीर में है, प्रेत भूत जो भी है, उसको ख़त्म करना होगा, उसको हटाना होगा, और उसके बाद शर्लिन क्या पता बच जाए। शर्लिन की माँ बोलती है ठीक है। बोलते चंडी यज्ञ की तैयारी करते हैं, मंदिर में सब सामान उपलब्ध हैगा। शर्लिन को मंदिर लेके जाया जाता है, माँ दुर्गा के सामने लिटाया जाता है, चंडी यज्ञ होता है, दुर्गा सप्तशती के 11 पाठ होते हैं, शर्लिन पे गंगा जल, हर पाठ के बाद गंगा जल डाला जाता है, माँ दुर्गा की आरती होती है, और इसी के साथ वो प्रेत ख़त्म होता है, और जो तांत्रिक क्रिया की गई थी वो क्रिया ख़त्म होते ही वो जो प्रेत था वो चले जाता है और शर्लिन की जान बच जाती है। सभी इस चीज़ को लेकर बहुत खुश थे और माँ दुर्गा का धन्यवाद करते हैं। यह कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट में मुझको बताइएगा। आप में से काफ़ी सारे लोग हैं जो वीडियोस को देखते हैं बट लाइक नहीं करते और ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। सो प्लीज़ सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।